हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस लेक्चर में हम रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं फॉर योर अपकमिंग अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे कि आपको पता है, इस यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये आपका 22 जुलाई 2022 को कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो 22 जुलाई के दिन आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपको रिसर्च मेथडोलॉजी से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। सो आपको 100 क्वेश्चंस टोटल एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस जो है ये रिसर्च मेथडोलॉजी पर पूछा जाता है और 50 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इस तरीके से टोटल आपका पेपर 100 मार्क्स का होता है। तो आपको एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है, यानी मिनिमम आपको 50 एमसीक्यूज एग्जाम में मार्क कर कराना है। यानी आप सिर्फ रिसर्च मेथडोलॉजी की भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस कर लो यहाँ पर, तो आप इजीली इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर पाओगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे इस लेक्चर्स में हम आपको रिसर्च मेथडोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आपको लेक्चर सीरीज से सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे इस कंटेंट में आपको सारा डिटेल में सारा हम आपको गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस हम आपको देते हैं, आपको फॉलो करने हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस। आपको किस तरीके से हमारे कंटेंट का यूज करना है, किस तरीके से आपको टाइम यूटिलाइज करना है, किस तरीके से हमारे इस कंटेंट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, ये सारा हम आपको हमारे कोर्स के थ्रू बताते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, वीडियो लेक्चर्स आपको देखने मिलेंगे, नोट्स, मॉक टेस्ट और 1500 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ, जो कि हमारा एक रिवीजन का काम करती है ये पीडीएफ। तो हमारे इस कंटेंट से आपको एग्जाम में डायरेक्टली 40 से 45 क्वेश्चंस हमारे इसी कंटेंट से पूछे जाएंगे। तो जैसे कि 100% गारंटी के साथ हमारा ये कंटेंट होता है, 100% एश्योरिटी के साथ हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। सो हमारे स्क्रीन पर जो दिए गए कंटेंट है, अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो एक्सेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कांटेक्ट करना है। याद रखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कांटेक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू, जो कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप है, इस ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो आप। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कॉमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही उस लिंक से रिसर्च मेथडोलॉजी के कंटेंट को आप एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आप जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारे ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज. What kind of questions are designed to permit a free response from the subject but do not provide or suggest any structure for the respondent's reply? किस प्रकार के प्रश्न विषय से मुक्त प्रत्येका की अनुमति देने के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन उत्तरदाताओं के उत्तर के लिए कोई संरचना प्रदान या सुझाव नहीं देते हैं? सो इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है और इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, यानी ऐसे प्रकार के प्रश्न जिसमें जो रिस्पोंडेंट है वो फ्रीली रिस्पॉन्स कर सकते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रश्न होंगे आपके, वो स्ट्रक्चर
नहीं होंगे, यानी इसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जो रिस्पोंडेंट क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, वो जो प्रश्न होते हैं, जो उनके उत्तर होंगे, उस प्रश्न के जो उत्तर होंगे वो संरचना या सुझाव नहीं देते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस, यानी विस्तृत जवाब वाले प्रश्न। अब इस क्वेश्चन को हम और डिटेल में पढ़ते हैं और डिटेल में देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है। जैसे मान लीजिए एक शोधकर्ता है जो रिसर्चर है, जिसे हम रिसर्चर कहते हैं। रिसर्चर को लोगों से कुछ रिस्पॉन्स कलेक्ट करना है, यानी जो रिसर्चर है, जो शोध करता है, उनको अपनी जनसंख्या में से कुछ लोगों का रिस्पॉन्स लेना है। सो यहाँ पर रिसर्चर को कुछ रिस्पॉन्स लेना है। यहाँ पर लोग जो है ये सब्जेक्टिव फॉर्म में रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आपके एग्जाम में मान लीजिए कोई पेपर लिख रहे हो, उसमें आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, जिसमें आप सब्जेक्टिव फॉर्म में आंसर लिखते हैं, जिसमें आपको एमसीक्यूज नहीं पूछा जाता है, बल्कि आप आपके ओपिनियन आगे रख सकते हो उस क्वेश्चन के आंसर में, यानी उस प्रश्न के उत्तर में। अब बता रहा है यहाँ पर हमें, जो रिस्पोंडेंट है सब्जेक्टिव फॉर्म में आंसर करेगा, यानी लॉन्ग आंसर करेगा उस प्रश्न का, और यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, यानी कि आपको कोई पर्टिकुलर एक ही आंसर राइट होगा ऐसा नहीं कह सकते हम। यानी जैसे एमसीक्यूज टाइप, जैसे मान लीजिए जो अब मैं आपको ये क्वेश्चन बता रही हूँ, इसमें ये हमारा एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही आंसर मार्क करना होता है जो कि आपके करेक्ट आंसर होगा, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर क्वेश्चन। और जो अनस्ट्रक्चर क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आप आपके ओपिनियन आगे रख सकते हैं, आपके चॉइस आगे रख सकते हैं, आपके वर्ड ऑफ चॉइस आगे रख सकते हैं, आपको जो लगता है, आपकी जो इच्छा है, आप वो आगे बता सकते हो। सो वो कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? वो होते हैं आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस। सो ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप आपके जो रिप्लाई होते हैं, जो रिस्पोंडेंट का रिस्पॉन्स होता है, फ्रीली रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फिल्म का आपको रिव्यू देना है। अब कोई रिसर्चर है, कोई फिल्म का रिव्यू ले रहा है, तो यहाँ पर अगर फिल्म का रिव्यू कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जा रहा है कि उस फिल्म में आपको उस फिल्म की क्वालिटी कैसे लगी, एक्ट्रेस की एक्टिंग कैसी थी, तो आप यस नो फॉर्म में तो आंसर नहीं दे सकते, आप उसको डिस्क्राइब करोगे, आप उसको बताओगे कि इस एक्टर की एक्टिंग अच्छी थी, ये क्वालिटी और अच्छी हो सकती थी पिक्चर की, और एक्शन सीन्स ऐसे थे, ऐसे होने चाहिए थे। तो यहाँ पर आप आपकी ओपिनियन को आगे रखते हो, तो उसे हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसी तरीके से ऑप्शन बी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? याद रखिएगा, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से आपको एक ही ऑप्शन को राइट करना होता है, एक ही ऑप्शन को चुनना होता है जो कि सही है। उसी तरीके से फिक्स्ड ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस। तो फिक्स्ड ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस भी क्या होते हैं? एक ही आंसर उसमें राइट होता है और एक रॉन्ग हो जाएगा। सो एक ही आंसर जब राइट होता है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस, यानी ये यहाँ पर स्ट्रक्चर क्वेश्चन है, लेकिन हमें नॉट स्ट्रक्चर पूछ रहा है क्वेश्चन में। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और सी दोनों भी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एग्जांपल दिया था, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपके ये स्ट्रक्चर क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ये भी गलत हो जाएगा। और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ओपन एंडेड क्वेश्चन, विस्तृत जवाब वाले प्रश्न। अगला प्रश्न, Which of the following is correct about exploratory research? अन्वेषी शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि कौन सा विकल्प सही है अबाउट अन्वेषी शोध। तो हम एक एक कर सारे विकल्प देखते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे। इट इज कंडक्टेड टू गेट न्यू फिक्शन, मतलब इसका प्रयोग नए कथा सत्य सूचना हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन बी का मतलब है कि हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इसलिए कंडक्ट करवाते हैं ताकि हम न्यू फिक्शन को जनरेट कर सके। फिक्शन का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। फिक्शन जो इमेजिनेशन से क्रिएट की जाती है, जैसे कोई स्टोरी है जो इमेजिनेशन से क्रिएट की जाती है, जैसे स्पाइडरमैन की स्टोरी, ये इमेजिनेशन से क्रिएट की गई, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो इमेजिनेशन की बेसिस पर क्रिएट करी गई। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम कोई चीजों को इमेजिनेशन के बेसिस पर नहीं कंडक्ट करवाते। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम इमेजिनेशन को नहीं जनरेट करते हैं, कोई न्यू फिक्शन को नहीं बताते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, इट इज कंडक्टेड टू गेट न्यूमेरिकल डेटा,
सो नो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम न्यूमेरिकल डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गैदर करते, इसीलिए नहीं कंडक्ट की जाती ताकि हमें न्यूमेरिकल डेटा मिले, मतलब इसके अंकीय डेटा प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। नहीं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कोई अंकीय डेटा मतलब कोई न्यूमेरिकल डेटा को प्राप्त करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम न्यूमेरिकल डेटा को गैदर करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट नहीं करवाते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, इट इज कंडक्टेड टू सीक ज्योग्राफिकल डेटा, मतलब इसके भौगोलिक डेटा की तलाश करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नहीं, आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ज्योग्राफिकल डेटा सीख करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं कंडक्ट करवाते। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है जिसमें आप ज्योग्राफिकल डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। सो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आप कंडक्ट करवाते हैं टू रिजॉल्व एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है जो ऐसे टर्म्स, जो ऐसे फिनोमेना जो कंफ्यूजिंग है, मतलब जो क्लियरली डिफाइन नहीं होते हैं। तो आपको एम्बिग्विटी का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एम्बिग्विटी का मतलब होता है ऐसे फेनोमेना, ऐसे टर्म्स जो वेल डिफाइंड नहीं है, जो कंफ्यूजिंग है। तो ऐसा फेनोमेना जो वेल डिफाइंड नहीं होता है, उसको अच्छी तरीके से डिफाइन करने के लिए, उसको बताने के लिए हमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करते हैं, इसीलिए आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट करवाया जाता है। तो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट करवाया जाता है ऐसे फेनोमेना को रिजॉल्व करने के लिए जो कि वेल डिफाइंड नहीं हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, मतलब इसका प्रयोग संदिग्धता निवारण हेतु किया जाता है। सो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का हम कंडक्ट करवाया जाता है, इसका यूज होता है, इसको कंडक्ट करवाया जाता है बिकॉज ऐसे फेनोमेना जो कंफ्यूजिंग है, जो क्लियरली डिफाइन नहीं है, उनको डिफाइन करने के लिए आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। Here option A is the right answer. It is conducted to resolve ambiguity. Next, which one of the following is not in the process of research? निम्न में से कौन सा शोध प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है? इस क्वेश्चन में हमें पता लगाना है और इस प्रश्न में हमें ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए ऑप्शंस में से, दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है, कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके रिसर्च प्रोसेस का पार्ट नहीं होता है। मतलब दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो आपके शोध प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। सो हम एक एक कर सारे ऑप्शंस देख लेते हैं और पता लगाते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सो पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे, डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। यस, आप आपके रिसर्च प्रोसेस में रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो, बताते हो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, आप किस प्रॉब्लम पर रिसर्च कर रहे हो, उससे सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, आप ये बताते हो। सो बेसिकली आप रिसर्च प्रोसेस में बताते हो कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, इसको डिफाइन करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होता है, डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या की विवेचना। सो ये आपका रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होता है, लेकिन हमें पूछ रहे हैं विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस में कौन सा आपका ऑप्शन और कौन सा विकल्प शामिल नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये आपके रिसर्च प्रोसेस में और शोध प्रक्रिया में शामिल होता है। देन ऑप्शन सी, डेवलपिंग रिसर्च प्रपोजल। यस, हम रिसर्च प्रोसेस में रिसर्च प्रपोजल डेवलप करते हैं, मतलब शोध प्रस्तावना निर्माण करते हैं। रिसर्च प्रपोजल को आप डेवलप करोगे। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, जिसमें आप बताते हो कि रिसर्च में क्या क्या करने वाले हो। बेसिकली आप यहाँ पर सारे आपके प्लान बताते हो कि आप किस तरीके से रिसर्च करने वाले हो, क्या करने वाले हो, कितना आपको फंड लगने वाला है, किस तरीके से आप करने वाले हो। सो रिसर्च प्रपोजल आप आपके गाइड को दोगे या फिर आप आपके कम्युनिटी को देंगे और उसके थ्रू आप बताओगे कि आपका रिसर्च में आप किस तरीके से आप रिसर्च करने वाले, आपको कितना फंड लगने वाला है। तो ये सारी चीज आप आपके रिसर्च प्रपोजल में बताते हो। तो रिसर्च प्रपोजल ये आपके रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होता है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपकी रिसर्च प्रपोजल अप्रूव होती है तो ही आप आगे रिसर्च कर पाते हो। तो यहाँ पर डेवलपिंग रिसर्च प्रपोजल मतलब शोध प्रस्तावना निर्माण, ये आपका रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होती है, मतलब आपके शोध प्रक्रिया में ये स्टेप्स शामिल होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, सैम्पलिंग डिजाइन, जिसे हम कहते हैं डिजाइन का नमूनाकरण।
मतलब आप सैम्पलिंग डिजाइन बताओगे रिसर्च के प्रोसेस में, मतलब आप किस तरीके से आपके सैंपल्स को सिलेक्ट करने वाले हो, कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज करने वाले हो, आपकी पॉपुलेशन कितनी होगी, सैंपल के लिए आपने किन किन मेंबर्स को चूज करा है, आप किस पर स्टडी परफॉर्म करें। सो यहाँ पर आप आपके सैंपल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बताते हो, आप किस तरीके से सैंपल के थ्रू आप इंफॉर्मेशन गैदर करने वाले हो। सो ये भी आपके रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होती है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाएगा, सैम्पलिंग डिजाइन मतलब डिजाइन का नमूनाकरण। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिएटिंग फिक्शन वर्क। क्रिएटिंग फिक्शनल वर्क मतलब जिसे हम कहते हैं कथा सत्य का निर्माण। मतलब यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है ये सही है। रिसर्च प्रोसेस में आप फिक्शनल वर्क को बताते नहीं हो, फिक्शनल वर्क को क्रिएट नहीं करते। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा, फिक्शनल वर्क क्या होता है? फिक्शनल वर्क जिसे हम इमेजिनेशन से क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्पाइडरमैन स्टोरी, जो इमेजिनेशन से क्रिएट की जाती है, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो फैक्ट नहीं होता है, लेकिन हम खुद से बनाते हैं, हम अपनी इमेजिनेशन से वो चीजों को क्रिएट करते हैं, उसे हम कहते हैं फिक्शनल वर्क। सो रिसर्च प्रोसेस में आपके हम फिक्शनल वर्क को क्रिएट नहीं करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शोध प्रारूप डिजाइन का मुख्य कार्य है। मेन टास्क ऑफ रिसर्च डिजाइन इज। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है आपके जो रिसर्च डिजाइन होती है, शोध प्रारूप होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मतलब आपकी जो रिसर्च डिजाइन होती है उसका मेन टास्क क्या होता है। और रिसर्च डिजाइन का मेन टास्क हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, और आपके जो शोध प्रारूप है इसका मुख्य कार्य हमें किस विकल्प में दिया गया है, हमें यह पता लगाना है। सो रिसर्च डिजाइन आपकी जो शोध प्रारूप है ये होती क्या है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। सो रिसर्च डिजाइन क्या होता है, जिसे हम रिसर्च में ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च डिजाइन को हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। सो रिसर्च डिजाइन में आप प्लानिंग करते हो, आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो, आप पहले से ही सोच विचार कर लेते हो कि आप किस तरीके से आपके जो रिसर्च है उसमें किस तरीके से आप प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करोगे, आप किस तरीके से रिसर्च परफॉर्म करोगे, आप आपकी जो शोध है उसमें किस तरीके से हर एक कार्य को निभाओगे, आप सारी चीजें आपके शोध प्रारूप में बता देते हो। सो आपकी जो रिसर्च डिजाइन होती है इसमें आप प्लानिंग करते हो बेसिकली कि आप आपके रिसर्च में किस तरीके से डेटा कलेक्ट करोगे, किस तरीके से रिसर्च में आप सैंपल सेलेक्ट करोगे, किस मेथड से आप सैंपल लोगे, और किस वे से आप डेटा को कलेक्ट करोगे, कहाँ से डेटा कलेक्ट करने वाले हो, आप रिसर्च में जो जो चीजें आप करने वाले हो सारी चीजें आप रिसर्च डिजाइन में बता देते हो। तो याद रखिएगा, शोध प्रारूप जिसे हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं, इसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं रिसर्च में, जिसमें आप हर एक चीज में प्लानिंग कर लेते हो, आपके रिसर्च में आप किस तरीके से सारी चीजें करने वाले हो, आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हो, आपकी जो रिसर्च की समस्या होती है, आपकी जो शोध की समस्या होती है उसको आप किस तरीके से हल करने वाले हो, उसकी सारी आप प्लानिंग बता देते हो। सो उसे हम कहते हैं रिसर्च डिजाइन और शोध प्रारूप। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है, टू एक्सप्लेन हाउ रिसर्च प्रॉब्लम विल बी इन्वेस्टिगेटेड, मतलब शोध समस्या का अनुसंधान कैसे होगा इसकी व्याख्या करना। मतलब आप यहाँ पर आपकी जो शोध है, शोध की आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उसका आप किस तरीके से उसको हल करने वाले हो, किस तरीके से आप उसको करने वाले हो, ये सारा आप बता देते हो आप आपकी शोध प्रारूप में। सो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, शोध समस्या का अनुसंधान कैसे होगा इसकी व्याख्या करना। टू एक्सप्लेन हाउ द रिसर्च प्रॉब्लम विल बी इन्वेस्टिगेटेड, रिसर्च प्रॉब्लम को किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करोगे, किस तरीके से उस प्रॉब्लम का जो भी समस्या है उसका आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, आपको किस तरीके से उसको हल निकालोगे, ये आप बताते हो आपके रिसर्च डिजाइन में। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए, टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स, मतलब दूसरों से जानकारी हासिल करना। नहीं, रिसर्च डिजाइन का कोई मेन टास्क ये नहीं होता कि आप दूसरों से जानकारी हासिल करें। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प है ये गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, टू आइडेंटिफाई ग्रुप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब अन्वेषण के लिए समूह को पहचान करना। नहीं, आप किसी ग्रुप इन्वेस्टिगेशन को आइडेंटिफाई नहीं करते हो रिसर्च डिजाइन में, तो यहाँ पर आपका विकल्प बी भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, टू अंडरलाइन दी वर्क डन, किए गए कार्य की संख्याकित करना। नहीं, आप रिसर्च डिजाइन कर रहे हो तो आप प्लानिंग कर रहे हो,
अब जो वर्क हो गया आप उस पर तो रिसर्च नहीं करोगे, जो वर्क करा गया है, रिसर्च वर्क डन बता रहे हैं यहाँ पर, मतलब आपने कार्य कर चुका है उसको आप अंडरलाइन कर रहे हो, नहीं आप ये रिसर्च डिजाइन में नहीं करते। सो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका जो विकल्प डी है ये गलत हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, टू एक्सप्लेन हाउ द रिसर्च प्रॉब्लम विल बी इन्वेस्टिगेटेड। शोध समस्या का अनुसंधान कैसे होगा इसकी व्याख्या करना। अगला प्रश्न, एनोवा वॉज गिवन बाय, एनोवा द्वारा दिया गया था। सो इस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि एनोवा, एनोवा ये किस साइंटिस्ट के द्वारा ये नाम दिया गया था, ये टर्म दिया गया था। सो याद रखिएगा एनोवा ये R.A. फिशर यानी रोनाल्ड फिशर इस साइंटिस्ट ने दिया था इन द ईयर 1918 में रोनाल्ड फिशर यानी R.A. फिशर इस साइंटिस्ट ने एनोवा इस टर्म को लॉन्च किया था। अब एनोवा क्या होता है, याद रखिएगा एनोवा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब एनोवा किस लिए हम यूज करते हैं, सो याद रखिएगा एनोवा एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है, एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है जिससे हम ये टेस्ट करने के लिए देखते हैं कि 2 से ज्यादा सैंपल के मीन को कंपेयर करने के लिए। ओके, जब 2 से ज्यादा आपके पास सैंपल्स होंगे उनके मीन को अगर आपको कंपेयर करना है तो आप एनोवा टेस्ट यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसका यूज करोगे। और याद रखिएगा एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एनोवा पर। सो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इस टेस्ट का हम यूज सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको ये देखना होता है कि ये कंपेयर करना होता है कि 2 से ज्यादा जो सैंपल्स है उनके मीन को कंपेयर करने के लिए। आपके पास अगर 2 से ज्यादा सैंपल्स ले लिया आपने, उस पर आपने स्टडी परफॉर्म किया और उससे जो आपको मीन मिल रहे हैं आपको उसको कंपेयर करना है। सो कंपेयर करने के लिए आप एनोवा टेस्ट का यूज करोगे। अगर जब आपके पास सिर्फ 2 ही सैंपल होते हैं तो उस केस में आप या तो टी टेस्ट का यूज करोगे या तो जी टेस्ट का यूज करते हो। अब आपके पास 2 से ज्यादा सैंपल के मीन है, यानी 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, तो उस केस में आप एनोवा का यूज करोगे। सो एनोवा को हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ टी एंड जी टेस्ट, यानी टी और जी टेस्ट में भी हम सेम इसी तरीके से करते हैं। टी और जी टेस्ट में हम 2 सैंपल के मीन को कंपेयर करते हैं और उसी का एक्सटेंशन एनोवा को कहते हैं, यानी सेम करते हैं लेकिन यहाँ पर उसका एक्सटेंशन है इसमें, जिसमें हम टी और जी टेस्ट में जो नहीं कर पाते यानी 2 से ज्यादा मीन को कंपेयर नहीं कर पाते, यही हम एनोवा में करते हैं कि 2 से ज्यादा सैंपल के मीन को कंपेयर करने के लिए हम एनोवा इस टेस्ट का यूज करते हैं। और याद रखिएगा एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एनोवा ये किस टेस्ट का एक्सटेंशन होता है। सो एनोवा ये टी एंड जी टेस्ट ये दोनों भी टेस्ट का एक्सटेंशन होता है। और एनोवा वाज गिवन बाय R.A. फिशर यानी रोनाल्ड फिशर इन द ईयर 1918। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी R.A. फिशर। एंड thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.